ओके, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है इन मॉडर्न इंडिया, जो हम हिस्ट्री में कवर करेंगे, आज उसकी अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले कुछ चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको जस्ट इन अ गो रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने देखा था ये हमारा जो चैप्टर है इट इज़ अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज से शुरू हुआ था, और इसमें पोर्चुगीज़ और डच के साथ ब्रिटिशर्स भी आ चुके थे इंडिया में, और कैसे उन्होंने इंडिया में कुछ चेंजेस किए, कैसे वहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स से इन्वॉल्व हुए, इन सब बातों के बारे में हम जान चुके हैं। सो आफ्टर पोर्चुगीज़ एंड डच, जिनका पूरा हमने प्रोसेस एक ही गो में देख लिया था कि कैसे वो आए और कैसे उनका डिक्लाइन हुआ। उसके बाद हम ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ रहे थे, और ब्रिटिशर्स के बारे में हमने कुछ चीज़ें जानी थी, जैसे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट इज़ फॉर्म्ड इन 1599 एंड इन 1600 द क्वीन गेव द रॉयल चार्टर टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड। कितने टाइम के लिए? 15 सालों के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर मिल गया था इंडिया में ट्रेड में मोनोपोली के रूप में काम करने का। यानी कि ब्रिटिश या ब्रिटेन की तरफ से सिर्फ एक कंपनी जाएगी जो ईस्ट इंडिया में काम करेगी, ट्रेड करेगी 15 सालों के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं विलियम हॉकिंस, जो कि जहांगीर के दरबार पे आए थे। उन्हें जो सुविधाएं चाहिए थी या सूरत में फैक्ट्री खोलनी थी, उसके लिए उन्हें परमिशन नहीं मिली बिकॉज ऑफ लोकल रेसिस्टेंस, एंड पोर्चुगीज जो ट्रेडर है उन्होंने इसको रेसिस्ट किया था, तो जहांगीर इस बात के लिए नहीं माने थे। और हमने देखा फिर ब्रिटिशर्स ने कैसे पोर्चुगीज को टैकल डाउन किया इन द बैटल ऑफ स्वाली, जिसमें कैप्टन मिडल्टन का एक अच्छा रोल था फ्रॉम ब्रिटिश फोर्सेस। और जब पोर्चुगीज को टैकल डाउन किया तो जहांगीर ने इस पूरी प्रोसेस में ब्रिटिश से वो इंस्पायर हुए थे। जहांगीर गॉट इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिश एबिलिटी टू फाइट, और फिर जहांगीर ने उन्हें सूरत में फैक्ट्री बसाने के लिए इजाज़त दे दी इन 1613। उसके बाद एक रॉयल डिप्लोमेट भेजे गए थे किंग जेम्स वन की तरफ से मुगल दरबार में, और इन्होंने भी कुछ जगह सेटलमेंट या फैक्ट्रीज स्थापित करने की परमिशन ले ली थी, जिसमें आगरा, अहमदाबाद और भरूच के इलाके आते थे। जो एक ट्रेडिंग फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, यानी कि जो बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ कोस्टल एरिया है भारत का, वहाँ फैक्ट्री 1616 एडी में स्थापित की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। उड़ीसा के बालासोर में 1633 में, मद्रास में 1639 में, और हुगली में 1651 में। तो इंडिया के वेस्ट और ईस्ट कोस्ट में ब्रिटिशर्स ने कैसे अपनी फैक्ट्रीज या अपने सेटलमेंट को एक्वायर कर लिया था, इसके बारे में हमने देखा। तो सूरत, और कुछ टाइम बाद जब रॉयल मैरिज होगी तो मुंबई भी ब्रिटिशर्स को मिल जाएगा, और उसके साथ ही इवेंचुअली ऑन अ रेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मिल जाएगा। मद्रास, मछलीपट्टनम और उड़ीसा का बालासोर और हुगली, तो ये पूरे कोस्ट लाइन पर ब्रिटिशर्स ने अपने सेटलमेंट स्थापित कर लिए थे। ये हमने कल की क्लास में देख लिया था। टू डू चेक आउट इन डिटेल्स अबाउट दीज इंफॉर्मेशन यू कैन चेक आउट आवर प्रीवियस क्लासेस, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। इसके बाद हमने देखा कि मुगल जो भी पावर थी, एक सुप्रीम पावर इंडिया में, उसको टेस्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने हुगली को लूटा था। इन 1686 एडी हुगली की लूट हुई थी, जिसमें ब्रिटिशर्स को हार का सामना करना पड़ा, और उन्हें यह रियलाइज़ हुआ कि अभी मुगल फोर्सेस इतनी वीक नहीं हैं कि उन्हें ब्रिटिश फोर्सेस टेकल डाउन कर सकें। तो उनके कुछ अधिकार जो सूरत, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में थे वो खो गए, और बाद में औरंगजेब से माफ़ी मांगने के बाद और 1.5 लाख रुपीज़ का फाइन भरने के बाद उन्हें अपने जो सेटलमेंट थे दोबारा मिल गए। ओके, इन 1691 एडी इन्हें कुछ और जगहों पर ट्रेड की परमिशंस मिली विदाउट एनी टैक्सेस। तो विदाउट टैक्स ट्रेड करने की अनुमति मिली थी, जस्ट पेइंग ₹3000। तो बंगाल के रीजन में इन्हें जो भी इंटरनल ट्रेड में टैक्सेस लगते थे इनके गुड्स की आवाजाही के लिए, उस तरह के जो टैक्सेस थे उनको वेव ऑफ कर दिया था मुगल एम्पायर ने। 1698 एडी में इन्होंने ज़मींदारी प्रथा के बारे में समझा, और उसमें हाई प्रॉफिट का मार्जिन
देखते हुए इन्होंने ज़मींदारी ले ली थी 3 गांवों की। फ्रॉम इंडियन जमींदार्स टू इट हैज़ बीन गिवन टू द ब्रिटिश जमींदार्स। और ये रीजन थे सतनौती, गोविंदपुर और कालीकाता, जिसे कालीघाट भी कहा जाता है। इसके लिए इन्होंने एक एनुअल फीस 1200 रुपीज़ की पे की थी। तो अब आप देख रहे हैं कि इनके सेटलमेंट पूरे इंडियन कोस्ट में बन चुके हैं और उसके साथ ही ये पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व होने लगे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ज़मींदारी, जो कि ट्रेड से थोड़ा सा अलग एक प्रोफेशन है, उस पर अपने को असर्ट करना शुरू कर दिया है और अच्छा फाइनेंशियल गेन लेना शुरू कर दिया है बाय पेइंग जस्ट अ मीनियल अमाउंट। बहुत छोटा सा अमाउंट इन्हें पे करके अपने टैक्सेस इनके फ्री हो गए हैं बंगाल रीजन में एटलीस्ट, और इनको ज़मींदारी भी मिल गई, जिससे इन्हें फाइनेंशियल कंडीशन को अपनी सुधारने में एक बढ़िया मौका प्रोवाइड हो चुका है। कलकत्ता में ईस्टर्न प्रेसिडेंसी को स्थापित किया गया। सर चार्ल्स आयर वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ईस्टर्न प्रेसिडेंसी। ये 1700 के आसपास का मौका है और जॉब चार्नोक ने इसके आसपास एक शहर बसाया जिसे आज हम कलकत्ता नाम से जानते हैं। ये भी हमने कल की क्लास में कवर कर लिया था। और उसके बाद एक दिलचस्प चीज़ हुई थी, जॉन शर्मन ने फर्रुखशियर की फैमिली में कुछ इलाज करवा लिया था, जो ऐसी कुछ बीमारी थी जिसका इलाज फर्रुखशियर को नहीं मिल रहा था। उन्होंने अपनी मॉडर्न डे मेडिसिन का यूज़ करके उन्हें ठीक किया और इससे खुश होकर फर्रुखशियर ने उन्हें बंगाल में, गुजरात में और हैदराबाद में ट्रेड के लिए बहुत सारे राइट्स दे दिए। यानी कि बंगाल और गुजरात और हैदराबाद के रीजन्स में इनको ट्रेड करने पर, कोई भी सामान कोस्ट से अंदर जाए या अंदर ही उसका मूवमेंट हो, उस पर हर एक चेक पॉइंट पर कुछ टैक्सेस लगते थे। सो दोज टैक्सेस आर आल्सो वेव्ड ऑफ। टैक्स फ्री इनका ट्रेड हो गया। ये प्रॉफिट क्रिएट करता है। इस प्रॉफिट ने इनकी कंडीशंस को और इम्प्रूव किया। इन्हें अपने साजो सामान को इकट्ठा करने, अपने फोर्ट बनाने के लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत जो थी वो उनकी पूरी होती रही। इसके अलावा बंगाल में एक इम्पॉर्टेंट इन्हें राइट मिल गया था, वो था दस्तक, यानी कि पास इश्यू करने का। दस्तक का हम आफ्टर सम टाइम देखेंगे कैसे ब्रिटिशर्स ने मिसयूज़ किया, और ये भी हमने कल की क्लास में अच्छे से इलेबोरेट कर रखा है कि ये एक पास है, यानी कि बंगाल के अंदर कोई भी गुड्स का मूवमेंट होगा तो उसे चेक पॉइंट पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा अगर उसके पास दस्तक नाम का एक पत्र होगा, एक कागज होगा, जिसको सिंपल भाषा में हम पास कहेंगे। जैसे आप टोल टैक्स पे करते हैं, जब भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जो टोल प्लाजा पे टैक्स दिया जाता है, इफ यू हैव अ दस्तक काइंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट, तो आपको टोल पे नहीं करना पड़ेगा, जस्ट यू हैव टू शो दैट डॉक्यूमेंट एंड फिर आपको जाने दिया जाएगा। तो इसी तरह की कुछ कंडीशन बंगाल में थी और ये एक्सक्लूसिवली ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था बाय मुगल एम्परर। मगर समय के साथ आगे जाके हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे लोकल ट्रेडर्स को भी बेचना शुरू कर दिया। जो पास इन्हें एक छोटे से अमाउंट को पे करने के बाद मिल जाता था इशू करने का राइट, वो इन्होंने लोकल ट्रेडर्स को काफ़ी महंगे दामों पर बेचा। तो ये दस्तक का भी कमर्शियलाइजेशन करने लगे। इसकी वजह से जो टैक्स सिस्टम है वो गड़बड़ा गया था बंगाल का, और बाद में जो वहाँ के नवाब थे उन्हें इस चीज़ से जो दिक्कत हुई उसी का अंजाम था कि बैटल ऑफ प्लासी हम देखते हैं, बैटल ऑफ प्लासी हम देखते हैं इन 1757 में हुआ था। तो ये उसका बैकग्राउंड है जो अभी हमने क्लियर कर दिया है। हैदराबाद में भी इसी तरह से इन्हें टैक्स वेवर्स मिले थे और सूरत में भी इन्हें बहुत सारे टैक्स से छूट मिल गई थी। इसके अलावा हम देखते हैं इन 1688 एडी ब्रिटेन में एक ब्लडलेस रिवॉल्यूशन होता है। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन का मतलब है कि वहां जो राजा का सिस्टम है, यानी कि जो मोनार्की है, जिसे हम राजतंत्र कहते हैं, इस ब्लडलेस रिवॉल्यूशन में वो बिना किसी खून खराबे के राजतंत्र वहां से हट गया था। और राजतंत्र हटने के बाद जो सिस्टम ब्रिटेन में बना उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी कि मोनार्की नाम मात्र की तो बची है, लेकिन जो भी काम किए जाएंगे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किए जाएंगे। ब्रिटेन में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन कुछ नियम्स थे, सेट ऑफ रूल्स थे, उन सबको फॉलो किया जाना ही वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन बनाता था। इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो राजा का स्तर होता था वो जस्ट अ रबर स्टैंप होता था, यानी कि राजा को सिर्फ स्टैंप या अपनी मोहर लगानी होती थी जो भी डिसीजन लिए जाते थे विद
द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रनिंग ब्रिटेन। वहाँ की पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलकर कुछ लॉज बनाते थे, उनका एग्जीक्यूशन थ्रू द हेल्प ऑफ दैट मोनार्क या जो भी वहाँ के राजा थे उनकी मदद से किया जाता था। और इसमें मोनार्क की जस्ट इतनी वैल्यू थी कि उनका एक सिग्नेचर चाहिए होता था या इनका एक स्टैम्प चाहिए होता था, इसीलिए उसे रबर स्टैम्प कहते हैं। कुछ इसी तरह की कंडीशन जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो भी इसी तरह की चीज से इंस्पायर है, क्योंकि हम ब्रिटेन से काफी कुछ ले चुके हैं। तो प्रेसिडेंट भी इंडिया में वही काम करता है जो ब्रिटेन में राजा करता है, विथ सम डिफरेंसेस। यहाँ प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हेरिडिटरी नहीं होती है, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। और इसीलिए यहाँ जो इंडिया में है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, विथ इंडिया बीइंग अ रिपब्लिक। इस तरह जहाँ हेड ऑफ द स्टेट बार बार चुना जाता है उसे रिपब्लिक कहते हैं। इसको हम आज की जो दूसरी क्लास है, जो पॉलिटी की क्लास हम लेंगे, उसमें भी कवर करेंगे। तो 1688 में ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के बाद राजा का सिस्टम चला गया। राजा का सिस्टम अगर चला गया है तो उसके द्वारा जो इशू किया गया है रॉयल चार्टर, जैसा कि हमने शुरू में देखा, इन 1600 AD एक रॉयल चार्टर दिया गया। राजा की अनुमति है कि आप ईस्ट इंडिया में कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नाम था, उसे 15 साल का अपने मोनोपोली यानी कि ब्रिटेन से सिर्फ एक कंपनी जाने की परमिशंस थी। लेकिन 1688 के बाद ये सिचुएशन बदलती है। ये टाइम टू टाइम आफ्टर 15 ईयर्स ये इसको रिवाइज करते रहते थे और थ्रू आउट द ईयर सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड की मोनोपोली रखती थी। लेकिन 1688 में जब वहाँ एक तरह की डेमोक्रेसी आ गई तो अदर कंपनीज भी बनी जिनका उद्देश्य था कि इंडिया में आकर ट्रेड करना। तो इंडिया में ट्रेड करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि पहले से एक ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बहुत सारे राइट्स ले चुकी थी और इन कंपनियों को इस तरह के राइट्स अब मिलने मुश्किल थे। तो इसका एक असर हुआ कि 1708 AD में विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट जितनी भी सारी राइवल कंपनीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सभी मर्ज हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी में और एक नई कंपनी बनी गई जिसका नाम था यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का फॉर्मेशन हुआ। और यहां तक कि हमने कल की क्लास में ये चीजें कवर कर ली थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास। तो यहाँ तक जो ब्रिटेन के बारे में हमने पढ़ा है, हमने ये समझ लिया कि ब्रिटेन के लोग कैसे इंडिविजुअल ट्रेडर बनकर आते हैं इंडिया में और इंडिया के पहले लगभग सभी इंपॉर्टेंट कोस्ट पे अपनी फैक्ट्रीज स्थापित करते हैं और धीरे धीरे कुछ रीजन्स में जैसे कि बंगाल का, सूरत का इलाका और हैदराबाद का इलाके में टैक्स फ्री ट्रेड करने की अनुमति ले लेते हैं। बंगाल में तो इवन वो दस्तक भी इशू कर सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि जो इंडिविजुअल ट्रेड है, सिर्फ ट्रेड करने आए थे, उन्हें बहुत सारे राइट्स मिल चुके हैं और उन्हें ट्रेड में ह्यूज प्रॉफिट मिल रहा है। इस प्रॉफिट का नतीजा होता है कि उनकी पावर बढ़ती है और धीरे धीरे वो इंटरनल पॉलिटिक्स में अपना इन्वॉल्वमेंट करने लगते हैं। इसके बाद ब्रिटिशर्स कैसे आगे बढ़े और क्या क्या चीजें हुई वो अब हम बाद में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम फोकस कर रहे हैं कि जो फोर्सेस यूरोप से इंडिया में आई थी उनको, उनकी कैसे इंट्रोडक्शन हुआ और अगर किसी का डिक्लाइन हुआ, अपार्ट फ्रॉम ब्रिटिश सभी का डिक्लाइन हुआ, तो हम उन सब के डिक्लाइन के बारे में भी जानेंगे और ब्रिटिशर्स की कहानी को आगे बढ़ाएंगे जब उन्होंने इंडिया को कॉन्कर करना शुरू किया, अलग अलग इलाकों पर अधिकार जमाने शुरू किए, वहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हुआ उनका और धीरे धीरे कैसे उन्होंने पूरे देश पर राज करना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक ब्रिटिश की कहानी हम रोकते हैं और अगली जो पावर आती है इंडिया में जो कि है फ्रेंच, उनके बारे में जानते हैं आज की डेट में। तो आज की क्लास हमारी फोकस रहेगी फ्रेंच जो कि इंडिया में आए थे, उनके क्या रिपरकशंस थे इंडिया में आने के, क्या सिचुएशंस थी, उन्होंने यहाँ क्या क्या किया, उस चीज़ के बारे में हम जानकारी लेंगे। ओके, सो फ्रेंच का अराइवल शुरू होता है इन 1664 में। एक घटना होती है जिससे 1664 में जो फ्रेंच किंग था लुई 14 अपने फेमस मिनिस्टर जो उनके काफी खास थे कॉलबर्ट की मदद से एक ईस्ट इंडिया कंपनी फिर ये बनाते हैं जो कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है। जस्ट अ मिनट, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उसी तर्ज पर बनी है जिस तर्ज पर पोर्चुगीज, डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियां बनी थी।
और इसमें किंग का रोल है, किंग के मिनिस्टर का रोल है। इस कंपनी का नाम था, इन फ्रेंच वी कैन से कैम्पेग्ने डेस इंडिसेस ओरिएंटलिस, और इसको अगर हम साधारण भाषा में कहें तो इट इज अ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। किंग ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में बहुत डीप इंटरेस्ट लिया था क्योंकि उसे प्रॉफिट चाहिए था। किंग वाज गोइंग थ्रू सम फाइनेंशियल क्राइसिस, उसको कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा था और ये कंपनी उम्मीद थी उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने की। तो इट इज अ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, तो इस कंपनी को सीधे सीधे पहली बार में 50 ईयर मोनोपोली मिल गई थी। जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन को 15 ईयर्स की मोनोपोली दी थी रॉयल चार्टर ने, उसी तरह फ्रेंच रॉयल जो क्राउन थे उन्होंने 50 ईयर की मोनोपोली दे दी थी फ्रेंच कंपनी को ईस्ट इंडिया या इंडियन और पैसिफिक ओशंस में ट्रेड करने की। तो ये एक पहली बात है जो हमें समझनी है। उसके बाद जो हम अगले पॉइंट में देखते हैं, ऑल्दो द फ्रेंच हार्बर टू विश टू एंगेज इन द कॉमर्स ऑफ द ईस्ट सिंस द ओपनिंग ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी, देयर अपीयरेंस ऑन द इंडियन कोस्ट वाज लेट। हालांकि उन्होंने पहले इच्छा जाहिर कर ली थी, फ्रांस में इस तरह की इच्छाएं पहले जाहिर होने लगी थी। ऐसा देखा जा रहा था, पड़ोसी राज्यों के लोग जा रहे हैं, वहाँ की सरकारें सपोर्ट कर रही हैं और उस ट्रेड में इनको बहुत सारी मदद मिल रही है। इसको देखा देखी फ्रेंच ने भी चाहा कि वो भी एक कंपनी बनाए और ईस्ट इंडिया या ईस्ट इंडीज के इलाकों में ट्रेड करके बेनिफिट कमाए। तो जो विश थी इनकी ये बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, ओपनिंग ईयर्स ऑफ 16th सेंचुरी, लेकिन उनका जो अपीयरेंस है इंडियन कोस्ट में, यानी कि उनका आना जो है वो सबसे आखिर में होता है लगभग। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इंडीड द फ्रेंच वर द लास्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। ये आखिरी ऐसी यूरोपियन शक्ति थी जो इंडिया में आई थी, ये बात हमने समझनी पड़ेगी। 1664 में जो कंपनी बन गई है वो लेट आ रही है ड्यू टू वेरियस रीजंस। नाउ व्हाट हैपेंड इन 1667? 1667 में वो अपना सी वोयाज शुरू करते हैं इंडिया की तरफ। तो किसके अंडर? एक शिप है जिसके कमांडर है फ्रैंकोइस कैरो। ये हेड करते हैं एक्सपेडिशन टू इंडिया और इनका उद्देश्य है सबसे पहले सूरत में फैक्ट्री को खोलना। जैसा कि आपने इंडियन कोस्ट में भी ध्यान दिया था, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भी पहले सूरत में ही फैक्ट्री खोलने की मंशा जाहिर की थी, जहां पुर्तगालियों का रेसिस्टेंस उन्हें देखना पड़ा और बैटल ऑफ स्वाली हुआ। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ फैक्ट्री खोलने की अनुमति ले ली जहांगीर से। अब जो फ्रेंच आते हैं दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस रीजन, क्योंकि ये रीजन एक ऐसा रीजन था जो नज़दीक है ओशन से, यहाँ पर एक अच्छा पोर्ट या बंदरगाह उन्हें मिलता है, और दूसरा यहाँ किसी एक यूरोपियन पावर की मोनोपोली नहीं है। जैसा कि आप कोचीन के इलाकों में देखेंगे तो पुर्तगालियों ने वहाँ के किंग जमोरिन को परसुएड करके काफ़ी सारे राइट्स इस कोचीन कोस्ट में ले लिए थे। जमोरिन जैसे हम महाराजा कहते हैं तो कैलिकट में उसे जमोरिन कहते हैं। इट्स अ पोस्ट, एक राजा का नाम है, मतलब जमोरिन एक पद है और राजा का नाम कुछ भी हो सकता है। कोचीन इनका फोकस एरिया इसलिए नहीं रहा और सीधे सूरत पे इनको ध्यान देना था। इसके अलावा कुछ पोस्ट हैं जैसे गोवा है और मुंबई का इलाका है। इन सब इलाकों में भी पहले से कहीं ब्रिटिशर्स तो कहीं पोर्चुगीज सेटलमेंट पहले ही हो चुके थे। 1667 में फ्रैंकस कैरो आते हैं इंडिया का एक्सपेडिशन लेकर और उनका उद्देश्य है सूरत में फैक्ट्री स्थापित करना। रास्ते में उन्हें एक पर्शियन ट्रेडर भी मिलते हैं जो उनके साथ चल पड़ते हैं इंडिया की तरफ। उनका नाम था मरकारा। मरकारा, अ पर्शियन ट्रेडर हु अकम्पनीड कैरो, फाउंडेड अनदर फ्रेंच फैक्ट्री इन मछलीपट्टनम। तो मरकारा जो पर्शियन ट्रेडर है रास्ते में कैरो के साथ चलते हैं और मरकारा की मदद से फ्रांस मसूलीपट्टनम यानी कि जो ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, वहाँ भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं इन 1669। और इसके लिए जो परमिशन देते हैं वो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। तो आपको समझ में आया होगा कि गोलकोंडा आंध्र प्रदेश के आसपास का इलाका है। बीजापुर, गोलकोंडा, ये सब रीजन है जहाँ वहाँ अलग अलग समय पर लोकल रूलर्स राज करते हैं। तो फ्रांस अभी सूरत में फैक्ट्री स्थापित करना चाहता है और मसूलीपट्टनम में स्थापित कर चुका है। तो इतना फ्रांस ने अभी तक गेन किया है। और अभी आप देख रहे होंगे फ्रांस जस्ट अराइव हुआ है, सिर्फ उसे अभी सेटलमेंट खोलने। एक पैटर्न आपने नोटिस किया होगा यूरोपियन कंपनीज में कि सबसे पहले वो फैक्ट्री खोलने की इच्छा जाहिर करते हैं ताकि वो ट्रेड कर सके।
जो कुछ भी भारत से इकट्ठा करके सामान लाया जाता है वो एक पोर्ट के पास बनी हुई फैक्ट्री में इकट्ठा करके रखा जाता है और वहां से जहाज़ों में लादा जाता है। ये सुविधा देती हैं फैक्ट्रीज। तो पहली जो कंडीशन है या जो पहली सिचुएशन है वो है फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट। दूसरी सिचुएशन है गेनिंग मोर प्रॉफिट थ्रू फ्री टैक्स सिस्टम, तो टैक्स से बच के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना। और तीसरी जो स्टेज है उसमें है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट। वो उसका रीजन, उसका उद्देश्य भी यही है कि प्रॉफिट ज़्यादा गेन कर सकें। अगर किसी देश का रूलर किसी व्यापारी के अधीन होगा तो सारे जो फैसले हैं वो उस व्यापारी के या उस ट्रेडर के फेवर में लिए जाएंगे और बाकी ट्रेडर्स को नुकसान होगा। तो ये जो जिसके फेवर में लिए जाएंगे डिसीजन वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेगा। तो पूरी इंटेंशन पैसा कमाने की है, पूरी इंटेंशन भारत से रिसोर्सेज को लेकर अपना प्रॉफिट कमाने की है और इस पूरे क्रम में भारत की लूट होगी। ये लूट जारी है। ब्रिटिश, फ्रेंच और डच पीपल आकर कुछ ना कुछ अपना योगदान दे चुके हैं और अब फ्रेंच भी इस तरफ बढ़ रहे हैं और पहला जो इनका स्टेज है सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज वो शुरू हो चुका है। 1673 आते आते फ्रेंच ने शाइस्ता खान, जो कि एक मुगल सूबेदार थे बंगाल में, शाइस्ता खान, इनसे बंगाल में एक टाउनशिप को स्टैब्लिश करने की अनुमति ले ली थी नियर कैलकाटा। नियर कैलकाटा यानी कि जो ईस्टर्न प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटेन है या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके पास में ही चंद्रनगर नाम की एक जगह है। यहाँ पर फ्रेंच ने अपना सेटलमेंट खोलना शुरू किया। आप देख रहे हैं कि बंगाल बहुत प्रॉफिटेबल रीजन रहता है ट्रेड के लिए, सूरत बहुत प्रॉफिटेबल रीजन रहता है, गोवा रहता है, कोचीन रहता है, मछलीपट्टनम रहता है, बालासोर रहता है। ये एक पूरा इंडियन कोस्ट में ऐसे रीजन्स हैं जहाँ अलग अलग बंदरगाहों से ट्रेड करने के लिए यहाँ फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना ज़रूरी होता है। और इसी क्रम में बंगाल में जब परमिशन मिली तो इन्होंने 1673 में अपनी एक टाउनशिप ही खोल दी। इसी 1673 में जो शेर खान लोदी हैं ये थे गवर्नर ऑफ बीजापुर सुल्तान। ठीक है, बीजापुर यानी कि आंध्रा का इलाका, यानी कि मछलीपट्टनम, नागापट्टनम वाले रीजन। तो यहाँ पर फ्रैंकोइस मार्टिन नाम के जो व्यक्ति हैं फ्रेंच की तरफ से आए हुए, उनको मछलीपट्टनम की फैक्ट्री का डायरेक्टर बना दिया गया और उन्हें एक सेटलमेंट यानी कि वहाँ आवासीय बस्ती, लोगों के रहने की जगह बनाने के लिए परमिशन मिल गई। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि लोग भी रहना शुरू करेंगे। ये लोग कौन होंगे? ये फ्रेंच ट्रेडर्स होंगे, उनके ऑफिसर्स होंगे और वो मजदूर होंगे जो भारत से सामान को बाहर ले जाने के लिए बंदरगाहों पर लादने की में इनकी मदद करेंगे। तो इसलिए सेटलमेंट भी बनाए जाएंगे। तो अब आप देख रहे हैं फैक्ट्री बन गई, सेटलमेंट बनने लग गए, धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ेंगी और वही पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है 1674 में जो हुई है वो है पौंडीचेरी नाम का एक आइलैंड है, वो फ्रेंच एक्वायर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैंकोइस मार्टिन, नहीं सॉरी, विद द हेल्प ऑफ कैरो, वो रिप्लेस फ्रैंकोइस मार्टिन एज अ गवर्नर। तो पौंडीचेरी का जो इलाका है ये रहा इंडियन कोस्ट, सॉरी ये रहा इंडियन कोस्ट। इंडियन कोस्ट के पास में छोटे छोटे आइलैंड हैं, पौंडीचेरी आज भी है, पौंडीचेरी, यनम, कराईकल, माहे, इस तरह के। पौंडीचेरी को पूरी तरह से फ्रेंच ने अपने अंडर ले लिया है, जैसे गोवा को पुर्तगालियों ने पूरी तरह से अपने अंडर ले लिया है। ये जो फ्रेंच सेटलमेंट है यहाँ, इसके अभी भी अवशेष दिखते हैं वहाँ की बिल्डिंग्स में, वहाँ के रहन सहन में, और वहाँ कुछ लोग भी रहते हैं आज की डेट में भी जो फ्रेंच ओरिजिन के हैं। तो ये जो घटना हुई थी ये 1674 में हुई थी जब पौंडीचेरी को एक्वायर किया था फ्रेंच ने। इसके अलावा फिर फ्रेंच पीपल्स ने अलग अलग जगहों पर धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज खोली। उन जगहों के नाम यहाँ मेंशन है, जैसे माहे है, कराईकल है, बालासोर विच इज इन ओडिशा। माहे, कराईकल आर आइलैंड्स एडजेसेंट टू पौंडीचेरी। कासिम बाजार है जो कि बंगाल में है। ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो अभी तक फ्रेंच ठीक ठाक प्रोग्रेस कर रहे हैं हर तरीके से और इन्हें किसी तरह का कोई रेसिस्टेंस हमने अभी तक नहीं देखा है कि इन्होंने फेस किया होगा। After taking charge of Pondicherry in 1674, Francois Martin developed it as a place of importance। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पौंडीचेरी अभी तक भी वहाँ फ्रेंच अवशेष या फ्रेंच कल्चर के जो बचे हुए अवशेष हैं वो अभी तक मौजूद हैं।
इट वॉज इंडीड द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ फ्रेंच इन इंडिया। तो गोवा जो कि पुर्तगालियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, बंगाल में धीरे धीरे ब्रिटिश अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड करेंगे, तो फ्रेंच ने पौंडीचेरी में यही काम किया। इतनी बात समझने के बाद हम देखते हैं कि पहला रेसिस्टेंस मिलता है फ्रांस के लोगों को इंडिया में किसी यूरोपियन कंपनी के द्वारा। आपने देखा पुर्तगालियों और ब्रिटिश के बीच क्लैश हो चुका है बैटल ऑफ स्वाली में। आपने देखा डच और ब्रिटिशर्स के बीच क्लैश हो चुका है बैटल ऑफ बाइडेरा या बैटल ऑफ चिंसुरा या बैटल ऑफ हुगली, तीनों नाम एक ही बैटल के हैं। उसमें इन सब में ब्रिटिशर्स ने बहुत कुछ गेन किया है। इसी तरह जब फ्रांस की कंपनी भी इंडिया आती है तो उसको भी पहला रेसिस्टेंस मिलता है पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी में उन्हें कौन विरोध करते हैं या कौन उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, तो वो हैं डच। डच ने पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया था फ्रेंच से इन 1693 एडी, और इसके बाद ट्रीटी ऑफ रेजविक होती है इन 1697। इस ट्रीटी के तहत क्या होता है? ट्रीटी ऑफ रेजविक कंक्लूडेड टू रीस्टोर पौंडीचेरी टू द फ्रेंच। द डच गैरिसन होल्ड ऑन टू इट फॉर 2 more years। तो डच ने एक संधि की, एक ट्रीटी की फ्रांस के साथ और पौंडीचेरी से वापस दे दिया कुछ शर्तों के साथ। अभी हम पौंडीचेरी पर ही फोकस करेंगे। जिन शर्तों को फ्रांस ने पूरा किया वो फ्रांस के अपने देश से रिलेटेड थी और भारत के कुछ हिस्सों से रिलेटेड थी। तो फ्रांस को पौंडीचेरी दे दिया गया, लेकिन डच ने अपनी जो सेना थी वो रखी 2 और साल के लिए फ्रांस के नाक के नीचे। कहाँ? पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी का इतनी कहानी है। पौंडीचेरी अल्टीमेटली फिर फ्रेंच एक सेंटर ही बन जाएगा और लंबे समय तक, आज़ादी के बाद तक भी पौंडीचेरी पर फ्रांस का ही एक जो आधिपत्य है वो बना रहेगा। उसके बाद एक वर्ल्ड लेवल पर एक घटना घटती है जिसके असर हम भारत में भी देखते हैं। वर्ल्ड लेवल पर क्या होता है? व्हेन द वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन ब्रोक आउट इन यूरोप, यानी कि यूरोप में स्पेन में उत्तराधिकार की लड़ाई होती है कि अगला राजा कौन बनेगा, उसको लेकर 2 गुट बन जाते हैं। उसमें द फ्रेंच हैड टू अबंडन देयर फैक्ट्रीज एट सूरत, मसूलीपट्टनम, पांतेम इन द अर्ली 18th सेंचुरी। फ्रांस और ब्रिटेन इसमें 2 गुटों के साइड लेते हैं। सपोज कीजिए ए और बी 2 गुट हैं जो स्पेन में उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ए के साथ फ्रांस और बी के साथ ब्रिटेन है। इस उत्तराधिकार के युद्ध में ब्रिटेन ने कुछ गेन किया और मजबूर किया ए को हटने के लिए पीछे और उसके सपोर्टर फ्रांस को कुछ समझौते करने के लिए। उन्हीं समझौता का परिणाम था कि सूरत में, मसूलीपट्टनम में और बांटेम में फ्रेंच को अपनी फैक्ट्रीज को छोड़ना पड़ा। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे कार्नेटिक वॉर में। 3 कार्नेटिक वॉर लड़े गए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। ब्रिटेन के बाद जो बड़ी शक्ति उभर कर आई थी इंडिया में वो फ्रांस ही थी। पुर्तगाली और डच डिक्लाइन कर गए विथ टाइम, लेकिन फ्रांस ने ब्रिटेन को काफ़ी चुनौतियां दी और उनका रिजल्ट है कि हमने कार्नेटिक वॉर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी उसके बैकग्राउंड के तौर पर बस इतना समझ लें कि स्पेनिश सक्सेशन की वजह से भारत के कुछ हिस्सों पर भी कुछ ट्रीटी जो साइन की थी फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ, फ्रांस को अपनी इन फैक्ट्रीज को छोड़ना पड़ा। ओके, 1720 में आते आते फ्रांस की जो कंपनी है जिसको 50 ईयर की मोनोपोली मिली है वो अपने को रीऑर्गेनाइज करती है, जस्ट लाइक ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने खुद को रीऑर्गेनाइज किया। फ्रांस की जो कंपनी थी, जो रीऑर्गेनाइज्ड कंपनी थी, उसका नाम था परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडिस। इसका काम था जो इंडिया में इन्हें थोड़े बहुत सेटबैक मिले थे पौंडीचेरी में, जैसे डच ने इन्हें भगा दिया था, सूरत, मसूलीपट्टनम और बांटेम के रीजन में ब्रिटिशर्स ने इन्हें भगा दिया था। तो 1720 में जो फ्रांस की गवर्नमेंट है या फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी चलाने वाले अधिकारी हैं उन्हें लगा कि हमें अपनी कंपनी को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसमें कुछ नए लोगों को, नए एबल्ड ऑफिसर्स को लाना पड़ेगा, जिससे कि आने वाले समय में फ्रांस को इंडिया में जिस तरह के सेटबैक देखने को मिले, जिस तरह की हार देखने को मिली, वो ना देखनी पड़े। और इसके लिए फिर कुछ नए गवर्नर नियुक्त किए गए, जैसे जिनमें जो 2
मेन गवर्नर हैं उनके नाम है लियोनियर और डूमास। ये पूरा किस्सा 1720 से 1742 के बीच का है और इन दोनों की एबल्ड लीडरशिप के तहत फ्रांस ने न सिर्फ भारतीय बल्कि कुछ बाहर के इलाके जैसे कि मॉरिशस इन 1721, माहे इन 1725 और कराईकल 1739 को रीएक्वायर या एक्वायर कर लिया। तो इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की फिर से दोबारा एक अच्छी कोशिश की और 1742 में the political desires of French awakened and the clashes between British and French started. These clashes known as Carnatic Wars, जिसके बारे में हम आगे आज पढ़ेंगे। कार्नेटिक वॉर ब्रोक आउट हो चुकी है 1742 आते आते ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच। तो यहाँ तक कि अगर कहानी स्पष्ट हो तो हम देखेंगे कि आगे जाके क्या होता है। तो अभी तक की कहानी में हमने जो देखा है वो है पुर्तगालियों का आना, पहले वास्को डी गामा इंडिविजुअल ट्रेडर और उसके बाद पुर्तगाल के वाइसरॉय बनकर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, नीनो डी कुन्हा या अल्बुकर्क, इन लोगों का आना। उसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं, धीरे धीरे गेन करते हैं, मुगल एम्पायर से अच्छे रिश्ते बनाते हैं, कुछ टेस्टिंग करते हैं, कुछ अधिकार खोते हैं, कुछ पैसे देके वापस वो अधिकार लेते हैं और कुल मिला के अल्टीमेटली बहुत सारे रीजन्स में टैक्स फ्री ट्रेड करने की परमिशन ले लेते हैं मुगल एम्पायर से। फिर आते हैं फ्रेंच, पहले फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं, कुछ जगहों पर हार का सामना करते हैं अलग अलग फोर्सेस से, डच और ब्रिटिशर्स, फिर अपनी कंपनी को रीऑर्गेनाइज करते हैं और फिर नए हिस्सों पर अपने सेटलमेंट स्थापित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब एक ही जगह के लिए बहुत सारे लोग लड़ रहे हों तो जो पावरफुल दो फोर्सेस थी इंडिया में उनके बीच क्लैश होना लाजमी है, क्योंकि इंडिया में ट्रेड की मोनोपोली या ट्रेड के बहुत सारे राइट्स चाहिए इन दोनों को ही। तो इन दोनों को लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेंगी जिससे वो आगे अपने अधिकारों को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। इस लड़ाई में जो विजयी होगा वही आगे जाकर भारत पर राज करेगा। इस सब के बीच हमें ये भी समझना होगा कि भारत पर राज करना इतना आसान कैसे हो गया यूरोपियन कंपनीज के लिए। उसकी भी कुछ वजह थी जो है भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में जितने भी फॉल्ट लाइंस थी, जितने भी रिफ्ट थे, यानी कि यहाँ के राजा आपस में एकजुट नहीं थे। भारत एक एंटिटी के रूप में उस तरह से नहीं था जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे हुआ करता था, जैसा कि समुद्रगुप्त या गुप्ता एम्पायर के टाइम पे हुआ करता था, जैसा कि मुगल एम्पायर के टाइम पे हुआ करता था। अब भारत उतना एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी के रूप में नहीं था पॉलिटिकली। तो इसका फायदा उठाया है इन दोनों फोर्सेस ने, इसका फायदा उठाया ब्रिटेन और फ्रांस ने, और इसकी वजह से ही भारत पे इनका कॉन्क्वेस्ट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया है पुर्तगाल, डच, ब्रिटेन और फ्रांस के बारे में। कल की क्लास में हम देखेंगे कि पहला कार्नेटिक वॉर कैसे शुरू हुआ और आगे कितने कार्नेटिक वॉर लड़े गए, इन सब के क्या इम्प्लीकेशंस हुए, भारत की हिस्ट्री से इसमें क्या चीज़ें चेंज हुई, क्या नई चीज़ें आई, उन सब का डिस्कशन हम करेंगे कल की क्लास में। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, आज की क्लास से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ली होगी। अगर आप इसके बैकग्राउंड में यानी कि पुर्तगाली, डच और ब्रिटिश के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी पिछली क्लासों को फॉलो कर सकते हैं, दे आर अवेलेबल इन यूट्यूब। और ये जो हमारी क्लासेस हैं ये स्पेशली डिज़ाइंड फॉर एनडीए, सीडीएस और हाई सीनियर जो हमारा विंग होता है डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसके लिए डेडिकेटेड है। इसके अलावा हम RIMC, RMS से रिलेटेड भी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दीज थिंग्स, आपको हमारे इन दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करना होगा और जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं, जानकारी हैं, वो हम उनका समाधान करेंगे। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।